आज हम आपके साथ एक और भयानक मर्डर केस पर नजर डालने जा रहे हैं और ये मुंबई का एक बहुत ही चर्चित मर्डर केस था। हम बात कर रहे हैं कीर्ति व्यास मर्डर केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से। मुंबई लेमिंगटन रोड करके एक जगह है। यहाँ किसी अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी। लड़की का नाम था कीर्ति व्यास और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। छोटा सा परिवार था, माता पिता थे, एक बहन थी। कीर्ति व्यास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी और बी ब्लंट नाम के एक सैलून में, जो बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ अधूरा बावनी का है, वहां फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम करती थी। इनको अपने काम से बहुत लगाव था और इन्हें इसमें लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। अब 16 मार्च 2018 का दिन शुरू हो गया। सुबह 9 बजे के आसपास कीर्ति अपने घर से निकलती है ऑफिस जाने के लिए, पर वह ऑफिस नहीं पहुंच पाती हैं। जब ऑफिस आने का टाइम निकलने लगा तो ऑफिस के लोगों ने कीर्ति को फोन करना शुरू कर दिया, यह जानने के लिए कि अभी तक कीर्ति ऑफिस क्यों नहीं आई है। लेकिन कीर्ति का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। कलीग्स को लगा कि उनका फोन डिस्चार्ज होगा और वह किसी काम में व्यस्त होगी, इसलिए आज नहीं आएंगी। धीरे धीरे काफी टाइम बीत गया और सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। इधर घर से 11 साढ़े 11 बजे के करीब में कीर्ति की मां अपनी बेटी को किसी काम से फोन करती है, लेकिन बेटी का फोन स्विच ऑफ था। मां को लगा कि बेटी ऑफिस में बिजी होगी, बार बार कोई डिस्टर्ब ना करें, इसलिए उसने फोन को स्विच ऑफ किया होगा। अब मां भी अपने घर के कामों में जुट गई। धीरे धीरे शाम होने लगा, ऑफिस की छुट्टी हो गई। घर पर मां, पिता और बहन कीर्ति का इंतजार करने लगे। जब काफी समय बीत गया तो घर वाले बेटी को फोन करने लगे, लेकिन फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब बहन आस पड़ोस में कीर्ति के बारे में पूछने लगी। कीर्ति की दादी भी चाचा के अपार्टमेंट में रहती थी। इन सब से कीर्ति के बारे में पूछा गया। घर में सभी लोग परेशान थे। बहन कीर्ति के दोस्तों से फोन करके पूछती है, लेकिन वह वहां पर भी नहीं थी। ऑफिस के लोगों ने बताया कि कीर्ति आज तो ऑफिस आई ही नहीं थी। यह बात सुनकर घर वालों की चिंता और भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे अगले दिन की सुबह हो गई। 17 मार्च का दिन शुरू हो गया। कीर्ति व्यास अभी तक अपने घर पर नहीं पहुंची थी। इसके बाद बहन ने लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन में कीर्ति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दी। उसका कहना था कि उसकी छोटी बहन कीर्ति व्यास कल सुबह 9 सवा 9 बजे के आसपास में ऑफिस के लिए घर से निकली थी। 11 बजे जब मां ने किसी काम से उसे फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। शाम को जब कीर्ति घर नहीं आई तब भी फोन स्विच ऑफ रहा। उसके ऑफिस से भी पता चला कि वह कल ऑफिस नहीं आई थी। पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर देती है। फरहान अख्तर ने भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कीर्ति व्यास के बारे में लोगों से रिक्वेस्ट की, अगर कीर्ति व्यास कहीं मिले तो इन्फॉर्म करें। जगह जगह पोस्टर लगवाए गए। कीर्ति व्यास को ढूंढने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन कीर्ति व्यास का कुछ पता नहीं चला। 5 अप्रैल आते आते कीर्ति व्यास का यह मिसिंग केस मुंबई के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कीर्ति व्यास अपने घर से निकलने के बाद कहां गई होगी? पुलिस ने घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए जाते हैं। क्राइम ब्रांच ने देखा कि 9 बजे के करीब कीर्ति व्यास अपनी बिल्डिंग के बाहर फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी में बैठे 2 लोगों से कुछ बातें करती हैं और उनकी गाड़ी में बैठकर के कहीं निकल जाती है। फुटेज को जूम करने पर गाड़ी का नंबर भी पता चल गया।
अब पुलिस गाड़ी के मालिक के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। यह गाड़ी खुशी सहजवानी नाम की एक महिला की थी जिसकी उम्र 42 साल थी। खुशी सहजवानी की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति और एक बेटी के साथ सांता क्रूज वेस्ट के अपार्टमेंट में रहती थी। वैसे खुशी सहजवानी भी कीर्ति व्यास की तरह भी ब्लंट सैलून में एकेडमी मैनेजर के तौर पर जॉब करती थी। जैसे ही पुलिस को खुशी सहजवानी के बारे में पता चला, पुलिस भी ब्लंट सैलून में पहुंच गई खुशी सहजवानी से पूछताछ करने के लिए। खुशी सहजवानी ने कहा कि इन्होंने 16 मार्च को कीर्ति को अपनी गाड़ी में बैठाया था। वह अपने कलीग जिनका नाम सिद्धेश ताम्हणकर है, उनके साथ ऑफिस जा रही थी। सिद्धेश ताम्हणकर भी ब्लंट सैलून में काम करता था, वो अकाउंट्स देखता था। उम्र थी 29 साल। ऑफिस जाते समय बीच में ही कीर्ति व्यास का घर पड़ता था। वो रास्ते में दिखी तो हमने गाड़ी को रोक दी। हमने कहा कि हम भी ऑफिस जा रहे हैं, तुम भी बैठ जाओ। वैसे कीर्ति रोज ग्रांट रोड स्टेशन से लोकल ट्रेन में बैठकर के ऑफिस आती जाती थी। कीर्ति ने खुशी को गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और बोली कि मैं खुद ऑफिस आ जाऊंगी, आप दोनों जाओ। फिर दोनों ने इंसिस्ट किया गाड़ी में बैठने के लिए, तो उसने बोला ठीक है, लेकिन मुझे नवजीवन सोसाइटी के पास में छोड़ देना, मैं वहां से लोकल ट्रेन ले लूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, बैठ जाओ। इसके बाद कीर्ति गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठती है। खुशी सहजवानी गाड़ी चला रही थी और सिद्धेश ताम्हणकर ड्राइवर सीट के पीछे बैठे हुए थे। खुशी ने आगे पुलिस को बताया कि इसने नवजीवन सोसाइटी के पास में कीर्ति को ड्रॉप कर दिया था। फिर ये और सिद्धेश ताम्हणकर यहां से ऑफिस आ गए। पुलिस ने ऑफिस में आकर रिकॉर्ड चेक किया तो सच में खुशी सहजवानी और सिद्धेश ताम्हणकर 16 मार्च को टाइम से ऑफिस में आए थे। खुशी का यह बयान सही निकला। इसके बाद पुलिस वहां से चली गई। अब क्राइम ब्रांच की टीम कीर्ति व्यास के घर से नवजीवन सोसाइटी और ग्रांट रोड स्टेशन तक के सारे सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला करती है। फुटेज देखे जाते हैं क्योंकि कीर्ति व्यास कौन सी गाड़ी में बैठकर घर से निकली थी वह गाड़ी पता चल चुकी थी, इसलिए उसी गाड़ी को सीसीटीवी में ढूंढना था। कीर्ति 9:15 पर फोर्ड इकोस्पोर्ट कार में बैठती है। 9:18 पर गाड़ी नवजीवन सोसाइटी के पास में दिखी। गाड़ी में तीनों बैठे हुए दिखाई दिए। इसके बाद यह गाड़ी 9:25 तक 7 रस्ता नाम की जगह पर पहुंची। यहां पर कीर्ति अगली वाली सीट पर बैठी हुई नहीं दिखाई दी। अब गाड़ी में केवल 2 ही लोग थे, खुशी और सिद्धेश ताम्हणकर। पुलिस ने सोचा कि खुशी ने कीर्ति को ग्रांट रोड स्टेशन के पास में उतार दिया होगा, लेकिन जब ग्रांट रोड के सारी सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो पता चला कि कीर्ति व्यास यहां पर दिखाई नहीं दी। अगर वो नवजीवन सोसाइटी के पास में रुकी तो ग्रांट रोड स्टेशन पर क्यों नहीं आई? यह भी हो सकता है कि कीर्ति गाड़ी से उतरी ही न हो। पर नवजीवन सोसाइटी आने के ठीक 7 मिनट के बाद कीर्ति गाड़ी से कहाँ गायब हो सकती है? आखिर के 7 मिनट में उसके साथ क्या हो सकता है? वह कहाँ जा सकती है? खुशी सहजवानी ने अपने बयान में बताया कि ट्रैफिक से बचने के लिए वो कभी कभी अपनी गाड़ी को स्टेशन की पार्किंग में पार्क करके लोकल ट्रेन से ऑफिस जाती थी। पिछले दिनों के ढेर सारे सीसीटीवी फुटेज मंगवाए जाते हैं, उनको देखा जाता है। करीब 2 महीनों तक के फुटेज देख ले गए थे, लेकिन खुशी एक भी दिन अपनी गाड़ी को स्टेशन की पार्किंग में पार्क करके लोकल ट्रेन में बैठकर के ऑफिस जाती नहीं दिखाई दी। और यह चौंकाने वाली बात थी। खुशी सहजवानी क्राइम ब्रांच से ऐसे झूठ कैसे भूल सकती है? बस केवल इसी वजह से क्राइम ब्रांच की नजर खुशी सहजवानी पर आकर रुक गई। जब कीर्ति गायब हुई थी तो रिपोर्ट लिखाने के बाद 17 मार्च को सिद्धेश अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन आया और बोला कि वो भी कीर्ति व्यास को ढूंढने में पुलिस की मदद करना चाहता है।
पर उसने पुलिस को यह बात नहीं बताई कि 16 मार्च की सुबह इसके साथ ही कीर्ति गाड़ी में बैठकर घर से निकली थी। यह भी चौंकाने वाली बात थी। क्राइम ब्रांच खुशी और सिद्धेश से इन सारे सवालों के जवाब मांगती है। ये दोनों केवल इस बात पर अड़े हुए थे कि इन्होंने नवजीवन सोसाइटी के पास में कीर्ति व्यास को ड्रॉप कर दिया था। सैकड़ों बार पुलिस इन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ करती रही। जगह जगह के न जाने कितने सीसीटीवी फुटेज देखे गए, लेकिन फिर भी पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। केवल यही दोनों थे जिनसे कीर्ति आखिरी बार मिली थी। इन दोनों से सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। धीरे धीरे 50 से 60 दिन बीत चुके थे। मार्च महीने से मई महीना गया। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के मन में वो 7 मिनट वाला पूरा खेल चल रहा था। पहले कीर्ति कार के फ्रंट सीट पर बैठी थी, फिर 7 मिनट के बाद वह कहाँ गायब हो गई। ग्रांट रोड स्टेशन पर भी नहीं आई थी। पुलिस के मन में खुशी की गाड़ी को लेकर कुछ शक पैदा होता है क्योंकि कीर्ति व्यास आखिरी बार इसी कार में दिखाई दी थी। पुलिस ने खुशी सहजवानी की गाड़ी को जब्त किया और फॉरेंसिक जांच के लिए गाड़ी को कलिना फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है। जांच करने पर गाड़ी के बैक सीट के आसपास में कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। अब पुलिस की टीम कीर्ति व्यास के घर जाती है और कीर्ति व्यास की मां के खून के सैंपल लिए जाते हैं। इसके बाद इन सैंपल्स को डीएनए जांच के लिए भेज दिया जाता है। जांच करने पर गाड़ी से मिले खून से कीर्ति की मां का डीएनए मैच हो जाता है। अब यह क्लियर हो चुका था कि गाड़ी में मिला खून कीर्ति व्यास का ही है। इतना काफी था खुशी सहजवानी और सिद्धेश ताम्हणकर को अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद मई 2018 में पुलिस खुशी सहजवानी और सिद्धेश ताम्हणकर को अरेस्ट कर लेती है और इन दोनों को अलग अलग रूप में बैठाकर अपने तरीके से सख्ती के साथ पूछताछ करती है और कार से मिले ब्लड सैंपल के बारे में उन दोनों को बताया जाता है। खुशी सहजवानी यह सब सुनकर के टूट जाती हैं और बताती हैं कि सिद्धेश ताम्हणकर ने कीर्ति व्यास का खून कर दिया है। इसके बाद सिद्धेश ताम्हणकर को खुशी सहजवानी के बयान के बारे में बताया जाता है। यह सब सुनकर सिद्धेश ताम्हणकर भी टूट जाता है और अपना जुर्म काबूल कर लेता है और पुलिस को बताता है कि उसने और खुशी सहजवानी ने मिलकर कीर्ति व्यास का खून कर दिया। गुनाह तो दोनों ने स्वीकार कर लिया। अब पुलिस वालों को कत्ल के मकसद का भी पता करना था, साथ ही लाश और कत्ल सबूत इकट्ठा करने थे। पुलिस को इन दोनों ने जो स्टेटमेंट दिया वह कुछ इस तरह से है कि कीर्ति व्यास ब्लंट सैलून में फाइनेंस मैनेजर थी। उम्र थी 28 साल। इनकी शादी नहीं हुई थी। सिद्धेश ताम्हणकर उम्र 29 साल, वहां कीर्ति व्यास के अंडर में अकाउंट्स का काम देखता था। यह कीर्ति का जूनियर था। इसकी भी शादी नहीं हुई थी। वहीं खुशी सहजवानी भी ब्लंट सैलून में एकेडमी मैनेजर थी और एचआर डिपार्टमेंट संभालती थी। इनकी उम्र 42 साल थी और ये शादीशुदा थी। यह अपने पति और बेटे के साथ सांता क्रूज के एक हाई राइज बिल्डिंग में रहती थी। खुशी सहजवानी का सिद्धेश ताम्हणकर के साथ अवैध संबंध था। वो सिद्धेश से प्यार करती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बात तब बिगड़नी शुरू हुई जब जनवरी के महीने में कीर्ति ने सिद्धेश ताम्हणकर को नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस दिया। कीर्ति का कहना था कि जीएसटी लागू हुए काफी दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी सिद्धेश अकाउंट्स में ढेर सारी गलतियां कर रहा है। इसको जीएसटी की समझ नहीं है, यह कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है और ढेर सारी गलतियां कर रहा है, जिससे सैलून के फाइनेंस में गहरा असर पड़ रहा है। सिद्धेश को कहा गया कि आप कोई नया जॉब ढूंढ लीजिए। सिद्धेश यह नोटिस लेकर खुशी सहजवानी के पास चला गया, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। हालांकि खुशी सहजवानी खुद शादीशुदा थी और उसके एक बेटी भी थी।
खुशी सहजवानी को यह बात अच्छी नहीं लगी। खुशी ने कीर्ति व्यास को समझाया कि ऐसा मत करो, सिद्धेश को जॉब से मत निकालो, ये सीख लेगा। कीर्ति ने बोला कि एक दो बार छोटी मोटी गलती ठीक है, लेकिन हर बार बड़ी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। खुशी और सिद्धेश ने कीर्ति को बहुत समझाया, लेकिन कीर्ति ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद ही खुशी और सिद्धेश ने कीर्ति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 16 मार्च की सुबह ये दोनों मिलते हैं, कीर्ति के घर के पास जाते हैं उसे पिक अप करने के लिए और उसे साथ में चलने के मनाते हैं। कीर्ति व्यास बोलती हैं कि वो उसे नवजीवन सोसाइटी के पास छोड़ दे, वहां उसे कुछ काम है। वहां से वो ट्रेन पकड़कर ऑफिस आ जाएगी। कीर्ति को कार के फ्रंट सीट पर बैठा लिया जाता है। उस समय गाड़ी खुशी सहजवानी चला रही थी। थोड़ी देर में नवजीवन सोसाइटी आने वाली थी, जहां कीर्ति को उतारना था। इस जगह आने से पहले ही सिद्धेश ताम्हणकर ने कीर्ति से आखिरी बार बोला कि नोटिस वापस ले लो, मैं काम सीख लूंगा और गलती नहीं करूंगा। लेकिन कीर्ति व्यास ने ऐसा करने से मना कर दिया। यह सुनकर सिद्धेश ताम्हणकर गुस्से से भर गया, क्योंकि वो पीछे बैठा था। इसने एक कपड़ा लिया और उस कपड़े से पैसेंजर सीट पर बैठी कीर्ति का गला दबाना शुरू कर दिया। कीर्ति ने काफी विरोध किया, आपस में काफी हाथापाई हुई। कुछ ही मिनटों में कीर्ति की सांसें रुक गई और वो शांत पड़ गई। गाड़ी रोड पर चल रही थी। फिर सिद्धेश ताम्हणकर ने कीर्ति की बॉडी को पीछे खींचकर लाया और गाड़ी की सीट के नीचे छुपा दिया। गला घोंटने और पीछे खींचने में कीर्ति को थोड़ी बहुत खरोंचें लग गई और खून की कुछ बूंदें गाड़ी के पिछले हिस्सों में लग गई। इसके बाद खुशी सहजवानी अपनी गाड़ी को सांताक्रुज के अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में पार्क कर देती है और वहां से दोनों अलग अलग रास्तों से ऑफिस चले जाते हैं। कीर्ति की बॉडी अभी भी गाड़ी में ही पड़ी थी। इधर ऑफिस में ये दोनों काफी सामान्य होकर काम करते हैं। शाम के 7:30 बजे तक ऑफिस से छुट्टी भी हो जाती है। इसके बाद दोनों साथ में खुशी की बिल्डिंग में आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। इन्होंने प्लान बनाया कि वो बॉडी को वडाला क्रीक में फेंक देंगे। खुशी और सिद्धेश वडाला क्रीक के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे से सिद्धेश कई सालों तक वडाला के गांव में रह चुका था, इसलिए उसे वडाला क्रीक की हर जगह पता थी। अब ये दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रात के 8:30 बजे के बाद वडाला के इलाकों में सन्नाटा छा जाता है। चूंकि यह जंगली एरिया है तो रात को लोग वहां पर नहीं जाते हैं और इसी का ही फायदा खुशी सहजवानी और सिद्धेश ताम्हणकर ने उठाया और बॉडी को पुल से नदी में फेंक दिया। यह सब इन्होंने केवल इसलिए किया ताकि सिद्धेश की नौकरी बच पाए। अब केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुलिस वालों को शव को बरामद करना बहुत जरूरी गया था। पुलिस दोनों से सख्ती के साथ कीर्ति की लाश के बारे में पूछताछ करती। ये लोग बताते हैं कि इन्होंने बॉडी को वडाला क्रीक में फेंक दिया था। ये एक तरह की छोटी नदी है जो आगे समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसके आसपास घना जंगल है जहां जंगली जानवर रहते हैं। पुलिस अपने साथ गोताखोर और मछुआरों को उस जगह पर लेकर जाती है। बॉडी को ढूंढना शुरू किया जाता है। एक तरफ पुलिस झाड़ियों में ढूंढ रही थी तो दूसरी तरफ मछुआरे पानी में डेड बॉडी को ढूंढ रहे थे। लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी डेड बॉडी का कोई अता पता नहीं चला। वैसे भी अब तो 2-2.5 महीने बीत चुके थे, पता नहीं बॉडी का क्या हुआ होगा। वैसे पुलिस ने इन दोनों से कई बार पूछताछ की थी, लेकिन खुशी सहजवानी कभी भी पुलिस को यह नहीं बताया कि सिद्धेश ताम्हणकर के साथ इसका अफेयर है। खुशी सहजवानी यह नहीं चाहती थी कि इनके पति और बच्चे को इस बारे में पता चले, वरना परिवार उजड़ जाएगा। पुलिस ने खुशी के बिल्डिंग से जहां इसने अपनी गाड़ी को पार्क किया था वहां से लेकर वडाला पुल के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सब को देखा। इन दोनों जगहों के बीच में करीब 4000 कैमरे थे।
पुलिस एक एक करके सभी फुटेज को देखती है, लेकिन इन फुटेज को देखने के बाद भी कुछ खास पता नहीं चल पाया। समुद्र में भी लाश को ढूंढा जाता है। सैकड़ों मछुआरों को बॉडी ढूंढने के काम पर लगाया गया। सालों तक पुलिस मछुआरों के टच में रही। कोस्टल एरिया के सारे पुलिस स्टेशनों में मैसेज भेज दिया गया कि अगर कहीं कोई लाश मिले तो हमें बताएं। खुशी सहजवानी और सिद्धेश ताम्हणकर का कत्ल करने के बाद के सारे कॉल डिटेल्स निकाले गए। सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 962 पन्नों की चार्जशीट तैयार की, जिसमें मकसद बताया कि कीर्ति ने से सिद्धेश ताम्हणकर को नौकरी से निकालने के लिए नोटिस भेजा था, जिसके बाद से सिद्धेश ताम्हणकर ने अपनी गर्लफ्रेंड खुशी सहजवानी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 22 जुलाई 2020 को 962 पन्नों की चार्जशीट मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश की गई। बाद में कोविड की वजह से ट्रायल नहीं हो पाया। खुशी सहजवानी बेल पर बाहर आ गई। उसका कहना था कि सिद्धेश ताम्हणकर ने कत्ल करने के बाद उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने मदद नहीं की तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। मरने के डर से खुशी सहजवानी को सिद्धेश ताम्हणकर का साथ देना पड़ा। उसने कत्ल नहीं किया था, केवल साथ दिया था। यह सब देखकर कोर्ट ने खुशी सहजवानी को 2021 में बेल दे देती है। बाद में 3 दिसंबर 2021 से मुंबई के सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। अभी यह केस चल रहा है। जब कीर्ति की दादी को कीर्ति के बारे में पता चला तो इसके गायब होने के 3 दिन के अंदर ही दादी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी मौत हो गई। कीर्ति की मां ने खुशी और सिद्धेश से बोली कि अगर तुम मुझे मेरी बेटी वापस कर दोगे तो मैं केस वापस ले लूंगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको जागरूक और सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और गलतियों से बचा जा सके। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।